अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तारीफ़ करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका जो ताल्लुक़ रहा है चीज़ों में, फिल्म इंडस्ट्री से, थिएटर से, ड्रामा से, एक्टिंग से, सहाफ़त से, बेतहाशा चीज़ें वो कर रहे थे। पिछले 40 साल से वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है उन्होंने। वली रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का बड़ा करम। कहाँ से शुरू करूँ? सहाफ़त से लूँ, थिएटर लूँ, इंडस्ट्री लूँ, फ़िल्म से लूँ? मेरा सबसे पहला सवाल जो होगा ना, जो मैं चाहता हूँ आपसे, मैं आपका जो कैरियर का स्टार्ट था, जब आपने पहली बलोची फ़िल्म बनाई, मुझे उसके बारे में कुछ बताएं क्योंकि शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि पहली बलोची फ़िल्म आपने ही बनाई और डायरेक्ट की, प्रोड्यूस भी की। असल में शौक़ तो हमें बहुत था शुरू से, बचपन से फिल्में देख रहे थे, एक्टिंग का शौक़ था। जैसे कहते हैं बाथरूम सिंगर, हम बाथरूम आर्टिस्ट थे। घर में बैठ के एक्टिंग करते थे। वहाँ पे कभी मोहम्मद अली बन रहे हैं, कभी वहीद मुराद, तो कभी नदीम और शाहिद। ये मेरे दौर के आर्टिस्ट हैं। जो पाकिस्तान का जो सुनहरी दौर है, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे भाई की शादी थी, वहाँ हमने एक वीडियो कैमरामैन बुलाया। उन्होंने जब उचित पिक्चराइज की, वहाँ मैंने वीडियो में जब अपने आप को देखा तो यार मैं कुछ लग रहा हूँ, कुछ करूँ। तो कुछ जरासीम भी थे कि एक्टिंग के। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वीडियो फिल्में बनाऊँ। डायरेक्शन का ज़्यादा शौक़ था मुझे, एक्टिंग से बजाय डायरेक्शन और लिखने का बड़ा शौक़ था। तो उस वक्त मैंने बहुत से कैमरामैनों के पास गया कि भाई मेरी फ़िल्म बनाओ। फिल्में कहाँ बनती हैं, इनको एडिटिंग कैसे करोगे? सबने मना कर दिया, लेकिन मैं जुनूनी था। मैंने फिर भी एक कैमरामैन को बुलाया कि चलो ये कर लो। वहाँ गए, शूट किया। अब मैं जब उसको फ्रेम बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये शूट कर लो, तो उन्होंने जब शूट करके दिया, मैं क्योंकि उस वक्त हम डायरेक्ट नहीं देख सकते थे, जब शूट किया घर में जाके मैंने चेक किया तो इतना बड़ा फ्रेम खुला हुआ था, मैं दूसरे कोने में नज़र आ रहा था। तो वहाँ पे फिर मैंने ये किया कि जुनून तो था ही। मैंने कहा कि मैं अब अपनी फ़िल्म बनाऊंगा। मेरे पास ऑडियो कैसेट की दुकान थी। ऑडियो कैसेट के मैंने वो दुकान बेच के कैमरा लिया। घर में अब्बू से लड़ झगड़ के उसको बता दिया कि मैं अब ये करूँगा। बोला कैमरा की बात क्यों लिया, क्या कर रहा है, क्या? मैंने कहा अब्बू वो शादी ब्याह में वीडियो। बोला नहीं, मेरा बेटा होकर आप शादियों में जाके वीडियो फिल्में बनाओगे, वहाँ पे किस तरह लोग डांस करते हैं, क्या करते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं अब्बा, मैं बलोची फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि उनको बलोची फिल्मों से शौक़ था, उसको बड़ा जुनून था और वो कहते थे कि ऐसी चीज़ें कोई बनाए। तो जब मैंने कहा नहीं अब्बू मैं बलोची फिल्में बनाऊंगा, मैं आपके लिए गाने बनाऊंगा, बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, मेरे अब्बू ने। उसके भरपूर सपोर्ट से फिर मुझे ये हौसला हुआ। फिर मैंने पहली मरतबा बलोची जो गाने थे, हमारे जो सुपरहिट गाने थे, उनको फिर मैंने इसकी विजुअल बनाई, वीडियो बनाई। उस वक्त वीडियो का दौर था। बलोची गीत माला के नाम से मैंने वो रिलीज़ की। उसके बाद फिर शौक़ हुआ कि मैं फ़िल्म भी बनाऊँ। उसी दौरान फिर मैंने चंद खाकों पर कुछ दूसरे दोस्तों ने भी बनाई थी। मैंने रिसर्च की, शेख चिल्ली के नाम से आपकी वो फिल्म बाद में बनी थी। पहले छोटे छोटे खाके बनाते थे। अच्छा, तो वो मेरे बहुत पॉपुलर हो गए, तो दूसरे भी दोस्त बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं पूरी कहानी पे फिल्म क्यों ना बनाऊं। बाकी जो मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने बोला यार ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीन के बाद सीन, फिर उसके बाद ड्रेसिंग, ये सारा सब कुछ। मैंने बोला यार मैंने करना है, और मैंने वाकई हकीकत में कर लिया कि मैंने एक ही स्टोरी पे पहली बार एक बलोची फिल्म बनाई, शेख चिल्ली। वो एक मशहूर कहानी है शेख चिल्ली। तो मैंने चिल्ली मीन्स गंदा आदमी। अच्छा। तो गंदा आदमी था, उस पर मैंने फिल्म बनाई शेख चिल्ली। तो पहली बलोची फिल्म शेख चिल्ली है। उसके बाद फिर चल तो चल, फिर मैंने ऐसी फिल्में बनाई। शौक़ था एक्शन फिल्म बनाने का। तो उसके बाद फिर मैंने कराची बार नसाची बनाई, फिर कस कसे नबी। इसी दौरान मैंने बंगाली फिल्में भी बनाई। अच्छा। टेलीफिल्में। और वो फिल्में उस वक्त मैंने बनाई थी, 1 लाख रुपए की एक फिल्म बनाई थी। प्रोड्यूसर मेरे पास अच्छा था। उसके बाद पंजाबी फिल्में मैंने बनाई, पश्तो फिल्में बनाई, एज ए कैमरामैन, एज ए डायरेक्टर, ज़्यादातर ये बनाई। साथ साथ मैं स्टेज ड्रामे भी करता था।
तो मेरा कुछ दोस्त ऐसे थे, स्टेज ड्रामों में भी असिस्ट करता था, फिर डायरेक्शन में भी आ गया। इस वक्त आप यकीन कर लो कि कराची इंडस्ट्री में शायद वो आर्टिस्ट मुझे भूल गए हैं, सिवाय उमर शरीफ के ये सारे आर्टिस्ट मेरे डायरेक्शन में काम कर चुके हैं। अच्छा, ये आपके साथ काम कर चुके उमर साथ- शरीफ के अलावा या उनके साथ? उमर शरीफ के अलावा, अच्छा, क्योंकि उमर शरीफ उस वक्त तक मैं नहीं पहुंचा था, लेकिन ये रऊफ़ लाला, शकील सिद्दीकी, परवेज़ सिद्दीकी, इनकी ये जो शुरुआत थी इनकी, मेरे उस्ताद थे स्टेज पे सलीम किलियानवी, मैंने उसके साथ काम किया है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो यही कहते थे कि भाई डायरेक्टर तो कहने को मैं हूँ, लेकिन सारा सब कुछ वली से सीखो, क्योंकि फिर उसने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, फुटवर्क क्या होता है। आजकल तो स्टेज ड्रामे में ब्लॉकिंग वो चीज़ें होती नहीं हैं। उस वक्त फिल्मबंदी कहते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे दौर में कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही कर लो, और फिर जो डायरेक्टर कहता है उससे इधर उधर नहीं होना, ये होती थी। वो हमारे ड्रामे इतने सुपर थे। फिर टीवी ड्रामों में मैंने एक ड्रामा आया था गर्दिश या कुछ इसी किस्म का ड्रामा, सायरा काज़मी का ड्रामा था, जो उन्होंने लिहारी पे भी पिक्चराइज किया, वो सियासी मौजू पर था, उसमें मैंने काम किया एज ए आर्टिस्ट। उसके अलावा बाकी ARY चैनल से गरौंदे, वहाँ पे मैंने काम किया, साथ साथ सहाफ़त भी चलती थी। तो ये सारा सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको मौका ही नहीं दे रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँ। वली भाई, मेरा सवाल है, आपका ताल्लुक लियारी से है। जी जी। लियारी से ताल्लुक ना खुद एक मुश्किल काम है। क्या आपको कभी तकलीफ़ें दरपेश आई हुई? लियारी का नाम वैसे चीज़ों से जुड़ा हुआ है, फिर इंडस्ट्री में जैसे आपको कोई तारुफ कराता है लियारी से हैं, काम नहीं मिलना, काम मिलना, ऐसे प्रॉब्लम आए हैं आपके? नहीं, काम का नहीं, लेकिन ये है कि एक हमारे एक अखबार है, डमी अखबार जैसे हम कहते हैं, उन्होंने हमारे लियारी को इतना बदनाम किया। जब मैं जाता हूँ कहीं पे किसी पार्टी में या कहीं, या किसी आर्टिस्ट को बुलाता हूँ भी अपने घर पे, वो कहते हैं भी हमें एडिटिंग करवानी है, मतलब आ जाओ मेरे घर पे। आप कहाँ रहते हो? लियारी। नहीं, लियारी तो बहुत, इतना लोगों ने उस पर लियारी का नाम इतना बदनाम कर दिया। हालांकि आप यकीन कर लो, जितना टैलेंट लियारी में है शायद कराची के किसी हिस्से में हो। बिल्कुल ऐसा ही। ये मैं बात बता दूं, आप स्पोर्ट्स मैन लें, आप डायरेक्शन में लें, आप सहाफ़त में लें, आप अदीबों में लें, आप शायरों में लें, ये जितने जो आपको यह भी बता दूं कि हमारे जो सबसे बड़े सिंगर पाकिस्तान के बेदी हसन साहब, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो लियारी आते थे सीखने के लिए, म्यूज़िक सीखने के लिए। और कराची इंडस्ट्री के जितने जो टेक्नीशियन थे सब लियारी के से ताल्लुक़ रखते थे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लियारी से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं फ़ख्रिया कहता हूँ कि मैं लियारवी हूँ। नहीं, बिल्कुल फ़ख्र की तो बात है वैसे, लेकिन होता है कि एक लियारी का नाम सुन के लोग पीछे हट जाते, जैसे आपने भी बताया कि बिल्कुल बहुत हालात ऐसे ख़राब रहे। अभी तो पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बीच में जो इशूज़ रहे हैं उस हवाले से वो उसका भी मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि पूरा लियारी में वो चीज़ें नहीं थी। वो सिर्फ 2 ग्रुप्स थे, 2 गलियों में सारा सब कुछ होता था, लेकिन अखबारों ने जानबूझ के या किसी सियासत के वजह से, किसी वजह से लियारी को इतना बदनाम किया है। हालांकि यही चील चौक है जिस पे फिल्में भी बनी है, पता नहीं इसको किस नाम से पुकारा जाता है। आपको पता है चील चौक का नाम क्या है? चील चौक अल्लामा इकबाल का जो शायर है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, उसका नाम शाहीन था। अच्छा, शाहीन, वहाँ पे अल्लामा इकबाल के शहर पे वो चौक बनाया गया है, लेकिन शाहीन का नाम लेने के बजाय लोगों ने कहा भी वो चील लटका हुआ है, तो चील चौक हो गया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू हुई है, हालांकि वो अल्लामा इकबाल के अशार के हिसाब से बना हुआ है। ये बहुत कम लोगों को पता है, समझने की सलाहियत है। वली भाई, 40 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, 40 साल से, और आपकी अब चील की बात हो रही है, आपकी बास की नज़र है। जी। तो अभी जो हालात चल रहे हैं इंडस्ट्री के, बहुत बुरे हालात हैं, फिल्में बन रही भी हैं, नहीं भी बन रही हैं, क्या चल रहा है? मतलब क्या ख़त्म, कश्ती डूब गई है? कश्ती तकरीबन डूब गई है, मैं आपको बता दूं। वजह यह है कि एक वक्त ऐसा था कि फिल्में बनती थी तो वहाँ पे लिखने वाले होते थे, डायरेक्शन होती थी, वहाँ सारा सब कुछ। अब जो भी आ रहा है इंडस्ट्री में, जो भी आ रहा है एज ए प्रोड्यूसर आ रहा है, वो कहता है मैं फिल्म में हीरो हूँ। उसके अलावा बाकी उस वक्त एक ही चैनल था PTV, उसके बाद STN।
हमारी पाकिस्तानी फिल्में जब आने वाली होती थी या उनकी शूटिंगें होती थी तो अरतान दीपक के नाम से, कमाल शो के नाम से बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते थे जो आने वाली फिल्मों के बारे में आपको आगाही देते थे, उनके प्रमोशन करते थे। सरकारी टीवी भी बगैर पैसे लिए उनसे प्रमोशन करते थे। फिर एसटीएन एक चैनल शुरू हुआ, खबरों के बाद 9 बजे के बाद तकरीबन आधे घंटे नई फिल्मों की प्रमोशन होती थी। आज जो कहते हैं ना, मुंडा बिगड़ी जाए कामयाब गई थी, संगम या सरगम, ये सारी फिल्में कामयाब गई थी, तो उसमें टीवी का भी बड़ा हाथ है। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो मुख्तलिफ चैनल्स अपने अपने फिल्मी इदारे बना रहे हैं। अब अगर जियो का है तो एयरवाई इसकी पब्लिसिटी नहीं करेगा, न उनके आर्टिस्टों को बुलाएगा। मतलब मुख्तलिफ चैनल्सों ने अपनी इजारादारी कायम की हुई है और इसी तरह उन फिल्मों की पब्लिसिटी भी नहीं होती है। अब जैसे एक फिल्म पाकिस्तानी है, वो चाहे कोई भी इदारा उसको रिलीज़ करे तो तमाम चैनल्स का फ़र्ज़ बनता है कि उनके आर्टिस्टों को, उनके लोगों को बुलाएं, उनको प्रमोशन करें। अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में सहाफ़त के ज़ुमरे में अखबारात आते थे, शो बिज़नेस के रिसाले आते थे, वो सब ख़त्म हो गए। रूमान, फिल्म एशिया, तसव्वुर, मसव्वुर, मुमताज़, ये सारे अखबार होते। उसके बाद फिर निगार, फिर रंगरूप आया, फिर दूसरे अखबारात आए। इसी तरह करके वो भी तकरीबन अब बंद हो रहे हैं। अब लोगों को पता नहीं कि आने वाले दौर में कोई फिल्म आ भी रही है या नहीं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ये सोशल मीडिया के ज़रिए एक आध रिसाले या अखबार निकलते हैं, या कुछ लोग इंडस्ट्री की अब भी खिदमत कर रहे हैं। उनका यह है कि शायद हमारी कोशिशों से इंडस्ट्री फिर पनप जाए, फिर हो जाए। लेकिन मुझे एज ए सहाफ़ी के, क्योंकि मेरा भी शो बिज़नेस का एक अखबार है शानदार, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाली फ़िल्मों के बारे में लोगों को आगाही दूँ। हालांकि फ़िल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। पॉजिटिव इसलिए लिखता हूँ कि एक फ़िल्म अगर आती है तो उसमें कितने लोगों का भला होता है, कितने लोगों की रोज़ी चलती है। स्टूडियो ओनर्स की, स्टूडियो में जो लोग काम करते हैं, फिल्मों जैसे या सिनेमा में जो फिल्म लगती है, कितने लोगों की रोज़ी लगती है। लेकिन जो फिल्म मेकर्स है या जो आजकल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को ख़त्म करके रख दिया। वली भाई, मैं एक बड़ा तल्ख सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी नज़र भी है। जब से बॉलीवुड की फ़िल्में आना बंद हुई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी फ़िल्मों का दूध और पानी का पानी हो गया। उसकी आड़ में ये फ़िल्में चल रही थी, पता भी नहीं चलता था आती थी नहीं जाती थी, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ आ ही रही थी। जी, जब से बॉलीवुड की मूवीज़ आना बंद हुई, आपकी सिनेमाज बंद होना शुरू हो गए। बिल्कुल। तो थोड़ा ये बताएं, ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये जो जदीद सिनेमा का जो वजूद आया पाकिस्तान में, ये गैर मुल्की फ़िल्मों से ही आया। और अंग्रेज़ी फ़िल्में, हॉलीवुड की फ़िल्में बहुत कम चलती हैं, ज़्यादातर पड़ोसी मुल्क की फ़िल्में। क्योंकि पड़ोसी फिल्म की फ़िल्में अब वो तो उन्होंने तो हमारा सिनेमा को आबाद किया, लेकिन अब उनकी फिल्में चलती क्यों थी? क्योंकि उनकी पब्लिसिटी होती थी। आप किसी भी इंडियन चैनल को देखें तो आने वाली फिल्मों का भरपूर पब्लिसिटी करते हैं। सैटरडे संडे को एक चैनल आता है, एक प्रोग्राम आता है इंडियन, वो उन आर्टिस्टों को सबको बुला के उस फिल्म की इतनी पब्लिसिटी करता है कि ना चाहते हुए भी लोग उस फिल्म को देखते हैं। इसी तरह अब इंडिया ने जो प्रोपेगेंडा फिल्में जो बना रहा है, वो अब या तो चल नहीं रही हैं, लेकिन उनके ना चलने से इंडस्ट्री हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। हमारे जो सिनेमाज आबाद थे उन फिल्मों से, हालांकि हम उन फिल्मों के मुखालिफ हैं, सीधी सी बात। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो उनकी वजह से हमारे सिनेमा भी चलते थे, और हमारी जो टीवी की थर्ड क्लास फिल्में, वो भी उन फिल्मों की बदौलत चलते थे। उन्हीं की आड़ में कोई एक आया इंडियन फिल्म देखने के लिए, अब उनको टिकट नहीं मिले तो मजबूरन उन्होंने बोला कि हमने इतना किराया किया, हम सिनेमा तो तक पहुंच गए, अब इसको भी देख लेते ऐसा ही हैं। होता था। इसको भी बर्दाश्त करते थे उनको भी बर्दाश्त करते थे। अच्छा वली भाई, सिंगल स्क्रीन सिनेमा क्या हुआ है? ख़त्म। आखिरी बचा था कैपरी, वो भी, और एक हैदराबाद में भी एक। हैदराबाद में वो भी ख़त्म हो गया है। अब हैदराबाद वाले सोच रहे हैं, मैं ये आपको बता दूं आपके चैनल के ज़रिए, कि वो चाह रहे हैं कि अब हम टेली फिल्में जो हम यहाँ जो बनाते थे, वो भी चाहते हैं कि हम टेली फिल्में बनाएं, उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे बनस्बत इन टीवी फिल्मों की वजह से।
जो हमारी जो पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं, इनको हम फिल्में नहीं कहते, इनको टीवी फिल्में कहते हैं। अच्छा। तो टीवी फिल्मों से वो कहते हैं बेहतर है कि वो बोलते हैं हम वीडियो फिल्में बनाते हैं 40-50 हज़ार की, वो बेहतर है, वो ज़्यादा लोग उनको देखने आते हैं। अच्छा वली भाई, बलूची फिल्मों का आपने बताया, बलूची से आप फिर आपने पश्तो फिल्म ये बनाई, बंगाली भी बनाई। बंगाली बनाई, फिर उर्दू पे चले गया। दोबारा आप ये कल्चर लेके नहीं आएंगे? नहीं, कल्चर में अब वो चीज़ें हैं ही नहीं। मैं अब आपको बताऊं तो बलूची फिल्मों के हवाले से, क्योंकि मेरी पहचान बलूची फिल्मों के हवाले से, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बलूची फिल्में। अब बलूची फिल्में मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमारे पास दो कल्चर हैं। एक हमारा कराची के बलूची, एक है कराची से बाहर की बलूची। अब वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम जो फिल्में बनाते हैं, हम कराची की जो बलोची है, हम वो बोलते हैं, हम कराची के कल्चर के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हमें कराची का कल्चर पता है, हमें पाकिस्तान का कल्चर पता है, हम इस हिसाब से फिल्में बनाते हैं। तो हमारे जो बैरून कराची की जो फिल्म देखने वाले हैं, वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कल्चर से उन लोगों को मोहब्बत है जिनके पास पैसा नहीं है। आपको बता दूं, जो गुर्बत के नीचे से है, अब उनके पास कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, तो वो उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को अपना एंटरटेनमेंट सब बना लिया है। जिनके पास पैसे हैं वो अमेरिका, यूरोप, दुबई वहाँ घूमने जाते हैं, या जैसे एक बहुत मशहूर जुमला है कि घर के ऊपर घर बनाते हैं और शादी पे शादी करते हैं। तो जिनके पास पैसा है उनको कल्चर से कोई लेन देन नहीं है, कोई उनको मोहब्बत नहीं है, कोई वो सोचता नहीं है कि हम अपने कल्चर के लिए काम करें, हम अपने फ़नकारों को प्रमोट करें। हालांकि हमारे पास फ़नकार एक से एक, आप उनको गुलकारों को लें, आप टेक्नीशियन को लें, आप देखें कि हमारे एक बलूची आर्टिस्ट या बलूची टेक्नीशियन कोई एक चीज़ बनाता है, पूरा हमारे पाकिस्तान के जो जितने चैनल्स हैं उसको लाइव लेते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि लिहाज से ताल्लुक़ रखने वाला फ़िल्म बॉक्सर, फ़िल्म गुलकार, फ़िल्म टेक प्रोड्यूसर, फ़िल्म डायरेक्टर। अभी पिछले दिनों की बात है कि आदिल वली रईस को कितने चैनलों से, लेकिन एक बलोच चैनल ने, ये एक बलोच ने भी ये नहीं कहा कि आदिल आपने हम बलोचों का सर ऊंचा किया, आए हम आपको ये एजाज़ देते हैं, आपके नाम पे एक पार्टी करते हैं, या जिस पार्टी से ताल्लुक़ है हमारा, जो ताल्लुक़ जो लिहाज ताल्लुक़ है, हाँ, उन्होंने भी देखा सबने, वाह वाह यार आपका बेटा तो बहुत आगे चला गया है। लेकिन आगे चला गया तो आप लोगों ने क्या किया? वो अपने बलबूते पर उसने लियारी का भी नाम ऊंचा किया, पाकिस्तान का भी नाम ऊंचा किया, बलूची का नाम ऊंचा किया, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? अच्छा वली भाई, ये मेरा एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में 40 साल में कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसा हो जो आप लोगों से शेयर करना चाहें, बताना चाहें? बहुत 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 खतरनाक, बहुत नाखुशगवार है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। वो समझ लो कि मुझे नई जिंदगी मिली। अच्छा। एक फिल्म मैंने बनाई थी कराची महाराणा साची। अच्छा। कराची में नहीं बाता, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। उस वक्त तकरीबन मैंने लाख रुपए से ऊपर पैसे लगाए। एक्शन फिल्म थी, 2 शिफ्ट मैंने सिर्फ ईस्टर्न स्टूडियो के लिए, ठीक है ना। उसमें आर्टिस्ट भी मेरे अच्छे थे, उसमें मैंने एक्शन भी डाला था, उसमें ब्लास्टिंग भी, सारा सब कुछ करके उस फिल्म की तकरीबन 1 महीने तक मैंने पूरी एडिटिंग की, डबिंग की, 2 महीने तक उसकी एडिटिंग की, बाकायदा उसके लिए मैंने गाने रिकॉर्ड करवाए, शायरी लिखवाई। पहली बलूची फिल्म है जिसके गाने लिखे गए थे और उसके अपने गाने थे, आजकल भी लोग नहीं करते हैं। तो वो सारा सब कुछ। फिर क्या हुआ कि दिन के वक्त मेरे जो जितने जो अदीब थे, शायर थे, बड़े बड़े नामवर गुलकार थे, अजीज़ बलोच जो उस वक्त दुनिया में आए नहीं, सबको मैंने बुलाया अपने पास, अपने स्टूडियो में, सबको फिल्म दिखाई। सबने बोला बहुत अच्छी फिल्म है, आपको ये ख्याल कैसे आया इन फिल्मों का? वो यकीन कर लो इतने हैरतज़दा थे। क्वेटा के भी आर्टिस्ट आए हुए थे, असम काजी मरूम अल्लाह मग़फ़िरत करे, क्या नाम, अब्दुल कादिर, सारे आर्टिस्ट आए थे। वो परेशान थे कि आपने फिल्म बनाई कैसे, आपने सोचा कैसे, उसकी कैमरामैनी आपने कैसे की, एडिटिंग कैसे की। अच्छा, पूरी फिल्म का मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी किया था, बैकग्राउंड नहीं, अच्छा, बैकग्राउंड के मतलब कहीं से गाने ले लिए। बात है ये 86 की बात है।
अच्छा, एक बात आपकी बात काटूंगा। 96 आप की 86 में VHS टू 96 VHS की एडिटिंग करते थे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसकी भी मैंने VHS टू VHS एडिटिंग की, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं था। अच्छा। अच्छा, फिर जब मैंने ये फिल्म तैयार हुई, मैंने इसको 16/6/96 को इसको रिलीज़ करना था। 16 जून 16 जून 96 96 में। हाँ। अब 14 जून को मैंने उन दोस्तों को फिल्म दिखाई, अदीबों को, शायरों को, हमारे बड़े। अच्छा, रात को हम सो गए, हाँ। सुबह मुझे ये था 15 तारीख को मैंने जाके रिकॉर्डिंग के लिए, अब मास्टर ढूंढ रहा हूँ, मास्टर है नहीं। अरे मास्टर कहाँ गया? मुझे याद पड़ता है कि मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, मेहमान आए थे, गेस्ट, उन्होंने बोला ये फिल्म की कापी पे दे दो, हम बहरीन जा रहे हैं, मेरे आर्टिस्ट के दोस्त से। अच्छा। हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा कि भी 16 को रिलीज़ हो रही है, 2-3 दिन के बाद बंदे आ रहे हैं, मैं आपको फिल्म भेज दूंगा, कॉपी भेज दूंगा। लेकिन नहीं भी, सुबह जब मैं उठा फिल्म आई नहीं, घर में ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, मिला नहीं। अब मेरे ये समझ लो कि 6 महीने की मेहनत, मैं उस दौरान घर से बिल्कुल कटप गया था, घर में जाना ही नहीं था, वहाँ पे स्टूडियो में पड़ा हुआ था। जब नहीं हुआ तो वहीं पे मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। ओहो। लोगों ने ढूंढा अभी क्या हुआ, शायद ये तो दुनिया से ही चला गया है। यकीन कर लो वो मेरी कंडीशन थी, क्योंकि फिल्म एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का बेटा होता है, बच्चा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस फिल्म के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी थी कि मैं क्या बताऊँ। मिली आपको फिर वो? मिली मास्टर? नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली वो, मिली ही नहीं। मिली ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, मेरे जहन में एक चीज़ आ गई, उसके लिए फिर डबिंग के लिए उसकी कॉपी भी नहीं बनाई थी आपने? एक ही नहीं, master? कॉपी बनाई थी, कॉपी बनाई थी। कॉपी व्यू बनाते हैं कि मैं 2 कॉपियाँ बनाता था, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, एक डबिंग के लिए। तो वो दोनों को फिर मिला के फिर मैं जो मास्टर है उसमें दोनों की आवाज़ मर्ज करके डालता था। तो फिर मेरे जहन में बाद में आया, तो जो मैंने म्यूज़िक के लिए जो बनाई हुई थी उसको मैंने उसमें डाल दिया, उसी को मैंने मास्टर बना दिया। फिर उस तरह वो प्रिंट वो नहीं था जो रिलीज़ हो गई ये फिल्म, लेकिन फिल्म मैंने रिलीज़ कर दी, माशाल्लाह। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरे लिए इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट नादिर शाह आदिल साहब हैं, जो बहुत बड़े साफ़ी हैं, फिल्म सियासत उनका ताल्लुक़ है, उसमें काम किया था। अमल और मगज में भी जिसने काम किया था, बहुत अच्छा नाइस आदमी है, और जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता है उसको जानते हैं नादिर शाह आदिल को। उन्होंने जो मेरे लिए लिखा वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। वो उन्होंने जो लिखा कि कराची के बच्चों ने, जो लियारी के बच्चों ने जो फिल्म बनाई वो कमाल की थी। और वो फिल्म, उस फिल्म की, अच्छा दूसरी बात, ये आजकल स्क्रीनिंग करते हैं, सबसे पहली फिल्म यही थी जिसकी मैंने ईस्टर्न स्टूडियो में स्क्रीनिंग की। अच्छा। वो नामुमकिन था, प्रोजेक्टर एक दोस्त से ले आया था, क्योंकि मेरी ज़िद थी। मैं जैसे ही मैं आपको बता दूँ, ईस्टर्न स्टूडियो में मैं जाता था वीडियो फिल्म बनाने के लिए, तो वहाँ के लोग कहते थे कि यार ये फिल्म स्टूडियो है, ये वीडियो वाले क्यों आते हैं। फिर मैंने उन्हीं को अपनी फिल्म में कास्ट किया, उनको पैसे दिए। अच्छा, स्टेट स्टूडियो का जो उस वक्त का शिफ्ट था 300 रुपये का, मैंने 1000 रुपये शिफ्ट दिया। जिद, एक कुछ करना है। फिर मैंने एक लोगों को खरीदा आपने? लोगों को खरीदा, लेकिन मैंने अपनी जिद पूरी की, लोगों के मुंह बंद कर दिए। फिर ये कि लोगों ने बोला कि ये तो फिल्म स्टूडियो है। मैंने ईस्टर्न स्टूडियो की स्क्रीन पर अपनी फिल्म चलाई प्रोजेक्टर के ज़रिए, वो जो आजकल जो आ रहे हैं प्रोजेक्टर, उनके ज़रिए। ये समझ लो कि पहली फिल्म, एक्शन फिल्म भी मैंने बनाई, पहली बलोची फिल्म भी मैंने बनाई, पहली बंगाली फिल्म भी मैंने बनाई, पहली पश्तो टेली फिल्म भी मैंने बनाई, पहली सिंधी फिल्म असद कुरैशी जो आजकल टीवी पे छाया हुआ है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसको लेकर मैंने फिल्म बनाई थी, मिस्टर सिंध। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ और थे, कोई और थे, लेकिन एज ए कैमरामैन, एज ए एडिटर मैंने बनाई थी। तो मैंने जब भी मैं कोशिश करता था कि एक नई चीज़ करूँ, जैसे आजकल मेरा शानदार अखबार चल रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे पहली बार मैंने ये आपने अच्छा स्टार्ट किया है। ये स्टार्ट किया है, शुक्र है अल्लाह का। इससे ये कि लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में फिल्में बन भी रही हैं और आ भी रही हैं। अच्छा वली भाई, आर्टिस्ट के रवैये, डायरेक्टर के रवैये, ये इंडस्ट्री के में लोगों के रवैये क्यों चेंज हो जाते हैं एकदम से? मतलब अच्छे भले होते हैं एकदम, अगर कोई फेम आ जाए, या तो अब इंडस्ट्री में मैं तो ये देखता हूँ कि फेवरेटिज्म तो वैसे ही बहुत है। मतलब हर प्रोडक्शन का एक हीरो है जो उसी का ड्रामे बना रहा है, या नए लोग आ रहे हैं, मतलब जो भी चल रहा है। रवैये क्यों ऐसे क्यों रवैये हैं इनके? ये अपने आप को
वो अपने अंदर खुश होते हैं कि हम कोई स्टार बन गए हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टार भी हैं, मैं यहाँ पे जावेद शेख का नाम यूँ लेता हूँ कि जावेद शेख आज भी अपने परस्तारों से उसी तरह मिलता है, हर एक से मिलता है, हर एक को फ़ोन करता है, हर एक से मिलता है। अगर किसी चैनल पे जाए इंटरव्यू के लिए तो अपने परस्तारों को बुलाता है और वहाँ उनको तारुफ भी कराता है। ये सिर्फ मैंने जावेद शेख में देखा है ये चीज़। बाकी और पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि अगर फ़ैन होंगे, देखने वाले यही हैं, अगर फ़ैन होंगे तो हम स्टार हैं, फ़ैन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका जो ताल्लुक़ पुराने जो शाहिद ज़कार शाहिद, मोहम्मद अली, नदीम, उनमें और आज के हीरो में आप क्या डिफरेंशिएट देखते हैं? क्या क्योंकि अब जो हीरो है वो हीरो हैं या पहले वाले ही हीरो थे सिर्फ? पहले वाले हीरो थे। मैं ये कहूँ कि शाहिद के बाद जो चौथा हीरो है मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद के बाद शाहिद है। उसके बाद कोई सुपरस्टार आया नहीं है। इस वजह से आप उनकी फिल्में अब भी देखें, उनमें आपको जब वो किरदार अदा करते हैं ना तो वो नहीं रहते, जो उनका जो आना जाना होता है वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो किरदार में ऐसे रंग जाते हैं, आप चाहे मेल आर्टिस्टों को लो चाहे फीमेल आर्टिस्टों को लो, आप इसी बाबर शरीफ को लो या शबनम को लो या ज़ेबाती या जितने जो आर्टिस्ट थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि वो उस किरदार में रंग जाते थे, वो वहाँ लगते नहीं थे। अब जैसे मैं आपको ये भी बता दूँ कि शायद आप आज की जो फिल्में हैं जो आती हैं, आप शायद आप पूरी फिल्म बैठ के देखो या दूसरी मर्तबा कोई आपका हाथ पकड़ के भी ले जाए, चलो भी दूसरी बार फिल्म देखते हैं, आप नहीं जाएंगे देखने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, अनमोल फिल्म है शाहिद की, मैंने 100 से ज़्यादा मर्तबा देखी है। उमराव जानदार 150 से ज़्यादा मर्तबा देखी है। और कोई शाहिद की फिल्म या उस दोनों की, मोहम्मद अली की फिल्म लो, नदीम की, वहीद मुराद की, कोई एक फिल्म मैंने कम से कम 4-5 मरतबा तो देखी ही देखी है। और आजकल भी मैं फुर्सत होती है तो मैं वही फिल्में यूट्यूब में देखता हूँ। अच्छा, मैं पूछूंगा कि शान कभी करण मेरे हिसाब से शान सुपरस्टार है। जी जी। आपकी नज़र में जो आजकल फिल्में बनी, कोई सुपरस्टार है या कोई भी नहीं है? कोई नहीं है। हुमायूं सईद अपने आप को कहता है सुपरस्टार, ठीक है, उसकी फिल्में हिट हो गई है, कामयाब भी गई हैं, लेकिन फाद मुस्तफ़ा है, लेकिन उनका नहीं वो क्रेज़ नहीं है उनका जो उस दौरान उस वक्त के आर्टिस्ट में था। इस वक्त वो तो उनके बराबर ही नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं कि लोगों का भी क्रेज़ खत्म हो गया है फिल्म इंडस्ट्री देखने? तो देखने के लिए चीज़ होगी तो हम देखेंगे ना। अब हमें पता चलेगा कि भाई फिलहाल जगह के एक बहुत खूबसूरत सा होटल खुला है या बहुत सी अच्छी चीज़ आई है तो लोग उसको देखने जाएंगे। जैसे मौला जट आई थी अभी। मौला जट आई थी। अच्छा, मौला जट की कामयाबी की मैं आपको बता दूं कि कामयाबी की क्या वजूहत थी। एक तो उसकी 3-4 वजूहत थी। एक, मौला जट सुपरहिट फिल्म, डायमंड, बल्कि सुपर डायमंड जुबली फिल्म, उसको लेकर फिर वो उस पर लड़ाई झगड़ा, प्रेस में ये फिल्म चले नहीं चले, इस हिसाब से उसके प्रोड्यूसर ने केस किया। दूसरी बात उसमें मेन बात ये थी कि उसने टीवी के जो सुपरस्टार थे, टीवी के सुपरस्टार को उस फिल्म में शामिल कर लिया, टीवी के सुपरस्टार्स को उसमें शामिल कर लिया। अब लोग देखने गए फिल्म में कि माहिरा खान और पंजाबी फिल्म में, फवाद खान और पंजाबी फिल्म में, और फिर बिलाल लाशारी लैंडलॉर्ड उसने भी वो किया सारा सब कुछ। अब लोग ये देखने गए थे कि फिल्म वहाँ पे क्या देखने जाए। अब आप ये तस्वर कर सकते हैं कराची में पंजाबी फिल्म इतनी कामयाब हो? ऐसा ही है। अब पंजाबी फिल्म थी में क्या, बाहर भी बहुत हुई है सुपर। ये पंजाब नहीं, ये कराची की बात कर रहा हूँ कि पंजाबी फिल्म थी। आपको ये बता दूं, मौला जट पंजाबी फिल्म थी और इतनी सुपरहिट गई। और मेकिंग कमाल मेकिंग थी, पब्लिसिटी कमाल पब्लिसिटी थी, मतलब हर सूरत में वो फिल्म, हर सूरत में बेहतरीन फिल्म थी। तो जब भी तो हिट गई और उसकी पब्लिसिटी इतनी हुई है। हालांकि शुरू में उसने बिजनेस नहीं किया। हम गए थे पहले शो में देखने के लिए, तो वहाँ पे तकरीबन कैप्री सिनेमा में 10-12 आदमी थे। अच्छा। उसके बाद जो उसने बहुत पब्लिसिटी हुई, फिर जो फिल्म चली तो फिर उसने कमाल कर दिया और अभी तक सिनेमाओं में चल रही है फिल्म। भाई आज के दौर में कौन ऐसा डायरेक्टर है जो ऐसी फिल्म बना के लोगों को लेकर आए? किसी में काबिलियत है? किसी में? सीधी सी बात करो, मुझे नहीं लगता। आप देखते रहे? मैं देखता हूँ। हालांकि नबील कुरैशी
अच्छा डायरेक्टर है, अपना नदीम बेग अच्छा डायरेक्टर है, और खलील रहमान खबर एक अच्छे लिखने वाले हैं। हालांकि अभी तजुर्बा किया था उन्होंने, हाँ, फ्लॉप हो गई थी पूरी तरह उनकी फिल्म। नहीं फिलहाल खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। ये जो उन्होंने ड्रामों की हद 3 तक कहानियाँ, चलते हैं वो। हाँ ये तेरी मेरी कहानियाँ जो उन्होंने 3 कहानियों पे फिल्म बनाई थी, वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं गई। अली भाई, बस ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप पाकिस्तान इंडस्ट्री का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल मुझे इंडस्ट्री की बिल्कुल, बात मैं आगे बिल्कुल अंधेरा देख रहा हूँ। रोशनी का कोई चांसेस नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ब्रेक जावेद शेख ने लगवाया, ये दिल आपका आवाज़ है, हाँ बिल्कुल, बहुत। उसके बाद लोग इससे अच्छी फिल्म देखना चाह रहे थे। खोयो तुम कहाँ आई थी? आई कुछ फिल्म है ना, मतलब उसने ब्रेक लगाई थी, तो ब्रेक लगा के बाद उसने इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। खोयो तुम कहाँ, फिर सैयद नूर की 2-3 फिल्में आई थी। हालांकि इसी दौरान चूड़ियाँ भी आई थी, मजाजन भी आई थी, वो भी सुपरहिट फिल्में थी और बहुत अच्छी फिल्में थी। मेहंदी वाले हाथ सैयद नूर की। लेकिन जो ब्रेक लगाई ये दिल आपका हुआ ने, उसके बाद दूसरा ब्रेक लगाया बिलाल लाचारी ने, बोला जट। अब इससे अच्छी फिल्म कोई बनाए तब लोग देखने जाएंगे। 20-20 साल बाद अच्छी फिल्में आएंगी। बस नहीं, अब इंतज़ार करें कि शायद वली रईस कोई ऐसी फिल्म बनाए। बिल्कुल बनाएंगे वली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ज़्यादा दीजिएगा, चाहते हुए एक आखिरी दफ़ा कहना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरों की कामयाबी का हिस्सा बने। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।